स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम जो महत्वपूर्ण खबरें होती है उस पर आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत हम खेल जगत से करेंगे। एक प्रतियोगिता हुई है, उस प्रतियोगिता में हरियाणा पहले नंबर पर रहा है, लेकिन इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ध्यान से समझना। आइए स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया युवा खेल ये प्रारंभ हुए थे 2018 में। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है, वर्तमान में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2018 में इसका प्रारंभ हुआ था, ये दिल्ली में हुए थे। फिर 2019 में ये पुणे में हुए, महाराष्ट्र में। इसके बाद ये 2020 में गुवाहाटी में हुए, असम में। 2021 में ये पंचकुला हरियाणा में होने थे, लेकिन ये पोस्टपोन हो गए। और फिर इन 2021 में जो ये पोस्टपोन हुए थे, इनका जो आयोजन हुआ ये हुआ जून 2022 में। समझ रहे हो मेरी बात? दो 2021 में खेलो इंडिया युवा खेल पोस्टपोन हो गए थे। ये जो पोस्टपोन हुए थे इनका आयोजन फिर 2022 में किया गया, जून 2022 में। और इसका आयोजन हुआ पंचकुला हरियाणा में। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। अब इसका क्या रिजल्ट रहा उससे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, लेकिन अपने आप में यह भी एक क्वेश्चन है कि इनका आयोजन कहां हुआ था। तो हरियाणा में हुआ था। पंचकुला पूछने के थोड़े चांस कम बन जाते हैं। एक बार आप इसे नोट करें, फिर मैं इसके परिणामों पर बात करूंगा। इसका रिजल्ट आपके सामने है। पहले नंबर पर हरियाणा रहा, 137 पदक जीते इन्होंने। आप जानते हो 52 ये गोल्ड है, 39 ये सिल्वर है, रजत कह सकते हो, 46 ये ब्रॉन्ज है, कांस्य। इनका ध्यान रखना है आपने। हरियाणा का एक ध्यान रखो, काफी है। यदि आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा या तंग करेगा तो ये इस तरीके से पूछेगा आपसे, ज्यादा नहीं। 137 ये ध्यान रखना जरूरी है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ने 125 पदक प्राप्त किए। इनके गोल्ड चांदी वगैरह ये जानने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा 67 के साथ। देखो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, आपसे ये कहा जाएगा कि खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में ऐसे कितने राज्य हैं। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा पदक प्राप्त किए। मेरी बात को समझ रहे हो? जिन्होंने 100 से ज्यादा पदक प्राप्त किए, तो वो 2 राज्य है। ऐसे बनेंगे इस पर क्वेश्चन। या क्रम तो देखिए, पुराने पेपर देखते हैं तो ये तो पूछा ही जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा नंबर तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन 100 से ज्यादा पदक प्राप्त किए थे हरियाणा और महाराष्ट्र में। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उस संबंध में ये बना हुआ है, तो उसी को आधार बनाकर मैंने आपसे ये बात कही है। ज्यादा इनको पदकों को रटने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल ये ध्यान रखो। और क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन होते हैं उसको ध्यान में रखना आपके लिए आवश्यक है। अब ये जो आगामी होंगे ये 2022 में ही होंगे, और ये होंगे भोपाल में, मध्य प्रदेश। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति रहती है।
एक बार आप इसे नोट कर लें। खेल के बाद अब मैं एक रिपोर्ट पर बात करना चाहूंगा। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है गिग इकोनॉमी पर, गिग इकोनॉमी, जिसमें गिग वर्कर आपने नाम सुना हो शायद। मैं उसकी बात करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, इकोनॉमिक्स से संबंधित है ये। आपके सामने एक रिपोर्ट है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022। इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी 2022, ये रिपोर्ट अभी आई है। महत्वपूर्ण बात है कि इसको जारी किसने किया है। रिपोर्ट के संबंध में कोई भी रिपोर्ट होती है जो महत्वपूर्ण होती है, उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसके जारी कौन करता है। अभी आप हाल फिलहाल जो एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, इसके जो एग्जाम हुए हैं, आप गौर से देखो, मैंने ग्रुप में भेजे भी हुए हैं उनको, टेलीग्राम पे भी मैंने भेजा हुआ है, वहां आप उसे देखिए, वहां पर इसी टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। एक तो शायद क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन जारी करता है, आया था ना ये क्वेश्चन। तो वैसे ही यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, या आप ये भी इसको कह सकते हो गिग इकोनॉमी पर रिपोर्ट। आपसे कहा जा सकता है कि गिग इकोनॉमी पर रिपोर्ट कौन जारी करता है, या ये रिपोर्ट किसने जारी की। तो ये रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग। आप जानते ही हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हम इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। या हल्की सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ चेंजेस हुए हैं, हालांकि इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ये होते हैं प्रधानमंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष के रूप में इसको जानते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष है, अभी नए बने हैं, ध्यान रखना, और उनका नाम है सुमन बेरी। सुमन बेरी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन खूब बने हुए हैं। और सीईओ भी अभी 1 जुलाई से उन्होंने कार्यभार संभाला है, अमिताभ कांत की जगह उन्होंने ली है। परमेश्वरन अय्यर, ध्यान रखना, अमिताभ कांत का स्थान लिया है इन्होंने। ये 3 कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब 2 चेंजेस हुए हैं, जिसमें से ये दोनों चीजें मोस्ट है। खासकर ये चीज उपाध्यक्ष वाले, ये इंपॉर्टेंट है। राजीव कुमार का इन्होंने स्थान लिया है और इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो, सुमन बेरी के आगे लिख दो, राजीव कुमार का स्थान लिया। और इसके नीचे लिख दो अमिताभ कांत का स्थान लिया। तो ये अपडेट है, ध्यान रखें। आपको जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन करवाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे ध्यान दें, वहां पर जहां नीति आयोग की डिटेल आपको करवाई है, वहां पर आप इसे चेंज कर लें। इससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। आ जाइए, गिग इकोनॉमी पर रिपोर्ट है। यहां जो रिपोर्ट दी गई है वो ये है
कि 2020-21 में भारत में 2020-21 भारत में 77 लाख गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं। 77 लाख गिग वर्कर काम कर रहे हैं। अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ध्यान रखिए। देखिए, इसको आगे पढ़ने के लिए हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि ये गिग वर्कर क्या होते हैं। ध्यान से समझना इसको। गिग वर्कर होते हैं ऐसे वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, ठीक है, या आवर्स पर काम करते हैं, घंटे पर काम करते हैं, इसके घंटे निर्धारित होते हैं उस पर, या काम के बदले भुगतान के सिद्धांत पर काम करते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये जो जोमेटो है, ये जो जोमेटो वगैरह में जो आप जानते हो फूड मटेरियल जो सप्लाई करते हैं ना, ये गिग वर्कर होते हैं। जोमेटो में जो काम करते हैं ना, ये गिग वर्कर होते हैं। आप जानते हो, ये आप पूरे दिन जो खाद्य वस्तुएं होती है पिज्जा टाइप के, इनको क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते रहते हैं, वो गिग वर्कर है। ये बताया गया है कि ये 77 लाख है। और इनके बारे में एक और बात कही गई है, ये जो गिग वर्कर है ये कुल वर्क फोर्स का लगभग 1.5% है। बहुत बड़ी बात है। कुल वर्क फोर्स का, कार्य बल का 1.5% है। अब ये जो वर्क फोर्स है, ये क्या है, वर्क फोर्स, कार्यबल बोलते हैं इसको। ये क्या होते हैं, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग, ये इसके अंदर आते हैं। 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग, ये इसके अंदर आते हैं। मतलब आप जानते हो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर लगाना तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मना करता है, और 60 साल के आसपास व्यक्ति रिटायर भी हो जाता है। हाँ, 62-65 चलते रहते हैं, लेकिन एक औसतन जो एज हम मान के चलते हैं वो 59 होती है। तो भारत में जो वर्क फोर्स मानी गई है वो इस एज ग्रुप में मानी गई है, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग। ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ये तो वर्क फोर्स इतना है। एक और अनुमान लगाया गया है कि 2029-30 तक इनकी जनसंख्या, या आप कह सकते हो कि इनकी जो संख्या है 2.35 करोड़ हो जाएगी। एक लाइन लिख दीजिए यहां पर, दो हजार 2029-30 तक ये हो जाएंगे 2.35 करोड़। ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि भारत इसी इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। तो 2020-21 में ये आपको बता रहे हैं 77 लाख, जबकि ये कह रहे हैं कि 2029-30 तक इनकी संख्या मोटे तौर पर कहें तो 2.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो गिग वर्कर के बारे में ये रिपोर्ट थी जो नीति आयोग ने जारी की है। नीति आयोग में जो अपडेट था मैंने बता दिया, और मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि जहां मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन कराया है
वहां पर इन अपडेट्स को शामिल कर लें। इससे आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। यही तैयारी करने का एक तरीका होता है। अपने तैयारी करने के तरीके में इस सिस्टम को जरूर शामिल करें। तो गिग वर्कर हो गए। ये कौन गिग वर्कर होते हैं बता दिया आपको। वर्कफोर्स 15 से 59। नीति आयोग के बारे में ये जो सुमन बेरी है, इसके बारे में अच्छा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं एक सम्मेलन पर बात करूंगा। महासागरों से संबंधित एक सम्मेलन हुआ है। हालांकि ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, पहली बात तो ये ऑर्गेनाइज कहां पर हो रहा है, कहां पर इसका ऑर्गेनाइज हो रहा है। दूसरी बात, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। उद्देश्य क्या है। देखिए, महासागर सम्मेलन है तो उद्देश्य तो स्पष्ट ही हो रहा है, महासागरों की सुरक्षा, समुद्रों की सुरक्षा से संबंधित है। समुद्र में हम प्रदूषण ना फैलाएं ताकि जीव जंतु ना मरे। इसकी जो मेजबानी कर रहा है, ध्यान रखना, पुर्तगाल और केनिया दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं। पुर्तगाल और केनिया ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। जबकि इसका जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन जो है लिस्बन में हुआ है। आयोजन लिस्बन में हुआ है। ये पुर्तगाल की राजधानी है। तो इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो पुर्तगाल और केनिया दोनों मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त मेजबानी है। जबकि इसका आयोजन हुआ है लिस्बन में हुआ है। महासागरों की सुरक्षा से संबंधित है। बस इतना पॉइंट काफी है, नोट कर लो। एक फैक्ट और है, डिटेल बाद में दूंगा आपको। हालांकि G20 के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि G20 की जो बैठक है, (2023) की, ये भारत में होगी। लेकिन भारत में भी कहां, भारत में होगी ये J&K में, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखो, बस आगे नई चीज आएगी तो बता दी जाएगी आपको। फिर एक योजना है मेरे पास, परिवार कार्ड योजना। परिवार कार्ड योजना, देखिए ये जो परिवार कार्ड योजना है, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये यूपी सरकार की योजना है। यूपी गवर्नमेंट की ये योजना है। अब देखिए, आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, यह योजना किस राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन तो वहां से बनता है, आपसे पूछेगा परिवार कार्ड को जारी करने वाला राज्य कौन सा है, या परिवार कार्ड योजना का संबंध किस राज्य के साथ है। इस टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। ये अब ये किससे संबंधित है, इसमें क्या होगा, उद्देश्य लिख दीजिए। परिवार में रोजगार की स्थिति को पहचान कर
रोजगार की स्थिति को पहचान कर सरकार एक सदस्य को रोजगार देने का प्रयास करेगी। एक सदस्य को रोजगार देने का प्रयास करेगी। परिवार में रोजगार की स्थिति को पहचान कर सरकार एक सदस्य को रोजगार देने का प्रयास करेगी। ये परिवार कार्ड योजना है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस की योजना है, तो यूपी की योजना है। एक आपसे ये बनता है कि परिवार कार्ड योजना का संबंध किससे है, तो आपसे ऑप्शन में दे देगा राशन वितरण, जिस पर आप टूट कर पड़ोगे क्योंकि आपको लगेगा यही है। दूसरा ऑप्शन दे देगा रोजगार से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन दे देगा परिवार नियोजन से संबंधित है, फैमिली प्लानिंग से संबंधित है। तो आपको मैंने ये 3 ऑप्शन बताए हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आपको गच्चा खिलाने में पूर्ण रूप से परिपक्व है ये ऑप्शन? तो ऐसे जो खबरें आती है उनको हमने विखंडित करके देखना होता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए, नेशनल डॉक्टर्स डे कोरोना काल में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस कारण से इंपॉर्टेंट बन जाता है। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे बिधान चंद्र। बिधान चंद्र के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। वो एक डॉक्टर भी थे और 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। जीएसटी दिवस ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये जो दिवस मनाया गया था, सबसे पहले यह दिवस मनाया गया था 1 जुलाई 2018 को। ध्यान रखना, जीएसटी के बारे में आप जानते ही हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ये। और ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये जो भारत में जो लागू हुआ था, ध्यान रखना 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। और मिडनाइट को लागू हुआ था ये। और जीएसटी के बारे में हम बात वैसे ही करते रहते हैं। मिडनाइट, आधी रात को लागू हुआ था, ये ध्यान रखना। काफी जोर दिया गया था क्योंकि आपके एक रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है, भारत को आजादी कब मिली थी, भारत आजाद कब हुआ था। ऑप्शन में आता है सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि को। तो मध्य रात्रि को, उसी को आधार बनाकर यह कहा गया कि भारत अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुआ है। तो उस दिशा में यह कहा गया कि हम इसको आधी रात से लागू करेंगे। तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ। एक दिवस और है मेरे पास और काफी महत्वपूर्ण है, मैंने कई बार इसके बारे में बताया भी है। एमएसएमई डे, ये 27 जून को मनाया जाता है। एमएसएमई डे, ये जो एमएसएमई है, इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम enterprises। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये इंटरप्राइजेस होता है, ध्यान रखना। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक, ध्यान रखें, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करना चाहूंगा, मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि गोलगप्पे पर प्रतिबंध, गोलगप्पे पर जो प्रतिबंध लगाया है ये नेपाल ने लगाया है, ये बताया था मैंने आपको। यहां पर मैंने आपको चलते चलते अचानक एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, गोलगप्पे की इमेज थी और मैंने वहां पर आपसे ये पूछा था कि आपको, आपके मुंह में पानी आ गया होगा गोलगप्पे को देखकर, तो ये कौन सी क्रिया है। लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आंसर दिया है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है आंसर दिया है। मैं यहां फिर आपको कहना चाहूंगा, आंसर दिया करें, आंसर दिया करें, प्रयास करें उसको बताने का। आप में अपने आप में एक एक्टिविटी आएगी, आंसर दें आप उसको। गलत सही तो बाद की बात है, गलत होना सही होना ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे, लेकिन ये भी तो है यदि गलत हो गया और उसके बाद यदि हमने उसका सही आंसर जान लिया तो कम से कम उस क्वेश्चन को तो हम पूरे जीवन में कभी गलत नहीं कर पाएंगे। तो आंसर दिया करें। तो कई बच्चों ने आंसर दिया, ध्यान रखें अपना आंसर चेक कर ले। वो देखो, जो एक्शंस होते हैं, क्रियाएं बोलते हैं इनको, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक क्रिया। एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, इसको कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, इसको प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। आपको बताया जाता है और अभी फिलहाल चल भी रहा है, ये टॉपिक अभी खत्म ही हुआ है क्लास में। वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक क्रिया, आपकी अपनी इच्छा पर जो निर्भर करता है, मतलब जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, मानव शरीर के द्वारा जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो ऐच्छिक क्रिया, अपनी इच्छा से होने वाली क्रियाएं, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अनैच्छिक क्रिया, अब ये क्या होती है, जिस पर आपकी इच्छा निर्भर नहीं करती है, मतलब जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मानव शरीर के द्वारा जिसे कंट्रोल नहीं किया जाता है, वो अनैच्छिक क्रिया होती है। ये क्या होती है, जैसे सांस, धड़कन, पलकें झपकाना, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अब देखिए सांस है, इस सांस को आपको लेना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी पे नहीं चलेगी। आप 1 मिनट रोक लोगे, 2 मिनट रोक लोगे, उसके बाद रोकने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। समझ गए आप मेरी बात को। इसी तरीके से धड़कन है, ऐसे थोड़ी कहोगे मैं 2 मिनट धड़कन को रोक लेता हूं, आप पे डिपेंड नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। अब ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या होती है, इसको ऐसे कहते हैं, किसी बाहरी कारक के द्वारा होने वाली अनैच्छिक क्रिया, किसी बाहरी कारक के द्वारा होने वाली अनैच्छिक क्रिया, किसी बाहरी कारक के द्वारा, एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होने वाली अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब इनवॉलेंट्री, मतलब आपकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करेगी। अब मैंने आपसे ये कहा था कि गोलगप्पों को देखकर मुंह में पानी आना, मैंने आपको ये कहा था, गोलगप्पों को देखकर मुंह में पानी आना। तब अब आप देखिए, ये जो गोलगप्पे हैं ये क्या है, ये बाहरी कारक हो गए, इसके कारण आपके मुंह में थोड़ी एक्स्ट्रा लार आ गई। समझे मेरी बात को,
थोड़ी एक्स्ट्रा, लार तो थी लेकिन गोलगप्पों को देखा थोड़ी एक्स्ट्रा आ गई, ऐसे करते हैं ना, समझ गए मेरी बात को। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है, समझे मेरी बात को, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं इसको, अनैच्छिक क्रिया नहीं कहेंगे इसको। क्लियर हुई? यदि आपको ये सीधा कह दे कि जैसे मैं कहूं लार का आना, तो लार का आना कौन सी क्रिया होगी? मुंह में लार तो है ही नहीं, सुखा सकते हो क्या? आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है। तो लार का आना अनैच्छिक क्रिया है। जबकि यदि आपको ये मैं कह दूं कि मिठाई को देखकर लार का आना, ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। यही तो होता है एग्जामिनेशन हॉल में। इस छोटी सी बात में हम गच्चा खा जाते हैं। क्लियर हुई सारी बात? तो मिठाई को देखकर लार का आना प्रतिवर्ती क्रिया, जबकि ओनली लार का आना ये अनैच्छिक क्रिया है। तो आपने जो आंसर दिया था गोलगप्पों को देखकर मुंह में पानी आना, इसका सही आंसर है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विखंडित करके आपके एग्जाम के रास्ते पर ले जाने का हमने प्रयास किया, और कैसे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको वो बताए हैं। नोट कर लें, रिवाइज करते जाएं। ज्यादा इसको बिखेरने की आवश्यकता नहीं है। आसमान के नीचे जो भी है ये सारा आपका नहीं है, टेंशन मत रखिए इसकी। बहुत ही स्मार्ट स्टडी करें। एग्जाम टाइम चल रहा है, इसमें बिल्कुल भी दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। हालांकि सोशल मीडिया से काम नहीं चलता है, लेकिन एक लिमिटेशंस बहुत जरूरी होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।